हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले आप सबको हैप्पी दिवाली। और आई होप आपने सभी ने अच्छे से एंजॉय करी हो और अच्छे से उसको सेलिब्रेट किया हो। उसी के साथ हम छोटी सी रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, क्योंकि हमारी कोशिश यही रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा टॉपिक प्रेजेंट कर सकें, इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रेजेंट कर सकें और उसको अच्छे वे में प्रेजेंट कर सकें। तो आई होप आपको हमारी वीडियो समझ में आती हो, तो इसलिए प्लीज़ हमारा छोटा सा फेवर कीजिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं एम्फाइसेमा, जो कि लंग पैथो का टॉपिक है। हमने लास्ट वीडियो भी लंग्स की अपलोड करी थी। तो अब हम एक और टॉपिक लेकर आए हैं जिसको बोलेंगे एम्फाइसेमा, जो कि सीओपीडी का ही टॉपिक है। सीओपीडी का क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और आता है, तो हम उसे भी अपलोड कर देंगे। तो इसको आप सीओपीडी में लेकर चलिए, ठीक है। तो एम्फाइसेमा हम शुरू करते हैं। सबको पता है ये स्मोकिंग की वजह से होती है, ठीक है। इसको हम मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे प्रेजेंट करेंगे, इसको मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी में हम सबसे पहले बेसिक वाली चीज़ देखते हैं कि सबसे पहले ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया आगे जाके डिवाइड करता है, जो कि बनाता है प्राइमरी ब्रोंकाई, और उस डिवीज़न को क्या कहते हैं, बाइफर्केशन। मतलब ये पूरा एक ट्री टाइप बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रैकिया डिवाइड करेगा, बाइफर्केट होगा प्राइमरी ब्रोंकाई में, और फिर फर्दर डिवाइड होगा जिसको हम बोलेंगे सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई, ठीक है। तो फिर ये आगे जाके फिर से डिवाइड होंगे, छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होता चला जाएगा, और फिर आएगा टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ठीक है। छोटे छोटे ब्रोंक्यूल में डिवाइड होंगे, और फिर एक लास्ट जो ब्रोंक्यूल होगा उसको हम बोलेंगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल आगे जाके रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल बनाएगा, और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से डक्ट निकलेगी जिसको हम बोलेंगे एल्विलर डक्ट, और वो फाइनली बनाएगा एल्विलाई, ठीक है। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं ब्रोंकियल ट्री। ब्रोंकियल ट्री इन्वॉल्व होता है एम्फाइसेमा में। ब्रोंकियल ट्री इन्वॉल्व नहीं होता एक्चुअली, जो रेस्पिरेशन में पार्ट लेता है वो इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो अब इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल और एल्वुलाई को हम मिलकर बोलेंगे एयर स्पेसेस, ठीक है। तो एक एयर स्पेसेस नाम याद रखना है, जो कि कहाँ से कहाँ तक होता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से एल्वुलाई तक, ठीक है। लास्ट डिवीजन इसका क्या होता है, एल्वुलाई। तो ये हमने इसकी मॉर्फोलॉजी देख ली। तो हम इसको एम्फाइसेमा को हम मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे डिफाइन करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। सीओपीडी में क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस भी आता है, जिसको हम क्लिनिकल फीचर्स पे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम एम्फाइसेमा पढ़ेंगे, उसको डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले एम्फाइसेमा की आपको एज इट इज़ इसको याद करना है, इसका मतलब भी हम आपको भी बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ परमानेंट डायलिटेशन ऑफ एयर स्पेसेस फ्रॉम डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल ऑफ डायलेटेड एयर स्पेसेस। तो ये कॉम्बिनेशन है इन दो चीज़ का, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे कि हमने एयर स्पेसेस देखा, एयर स्पेसेस क्या होता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल और एल्विलाई। तो जो एयर स्पेसेस होते हैं वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल पे प्रेजेंट होते हैं, और ये पार्ट लेते हैं रेस्पिरेशन में। तो रेस्पिरेशन में टर्मिनल ब्रोंक्यूल और एल्विलाई पार्ट लेते हैं, और उनका डायलिटेशन हो जाता है, जिसका मतलब है साइज में वो इंक्रीज हो जाते हैं। और वो डायलिटेशन जो होता है वो परमानेंट होता है, ठीक है। वो डायलिटेशन होता चला जाएगा। अगर कोई वॉल है या फिर कोई चीज़ है और वो डायलेट होती होती चली जाए, तो फिर इसमें क्या होगा, इसकी वॉल में ना डिस्ट्रक्शन होने लग जाएगा, इसकी वॉल में डैमेज होता चला जाएगा। अगर हम किसी चीज़ को डायलेट करें, खींचें, तो उसकी वॉल्स जो हैं वो उसे ज़रूरत से ज़्यादा ही खींचें, तो फिर उसकी वॉल जो है वो डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है उनकी वॉल का, और डैमेज होते चले जाते हैं, ठीक है। तो उसकी वॉल वीक हो जाती है, जिससे वो डैमेज होते चली जाती है, और उसका जो एयर स्पेसेस है वो ओपन हो जाएगा, मतलब वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो जिसको हम बोलेंगे एम्फाइसेमा। तो हमने इसमें दो चीज़ देखी, देखिए एयर स्पेसेस का परमानेंट डायलिटेशन हो जाता है फ्रॉम डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल। डिस्टल मतलब जो ऊपर वाली चीज़ होती है, ठीक है। तो और टर्मिनल ब्रोंक्यूल, तो इसमें क्या होता है कि एनलार्जमेंट हो जाता है, डायलिटेशन हो जाता है एयर स्पेसेस का फ्रॉम डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल। और उस डायलिटेशन से क्या होता है, उस परमानेंट डायलिटेशन से क्या होगा कि है ना, जो वॉल्स होंगी, अब वही वॉल्स खिंच रही हैं, तो उस डायलिटेशन से जो वॉल्स होंगी वो परमानेंट डिस्ट्रक्ट होती चली जाएंगी, उनमें डैमेज होता चला जाएगा, ठीक है।
तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन हम इसके देख लेते हैं, या फिर हम कहें टाइप्स, ठीक है, टाइप्स या फिर क्लासिफिकेशन। ये 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सेंट्री एसिनार, जिसको हम सेंट्री लोबुलर एम्फाइसेमा भी बोलते हैं। सेकंड वन है पैन एसिनार, जिसको हम पैन लोबुलर एम्फाइसेमा भी बोलते हैं। थर्ड वन है पैरासेप्टल, जिसको हम डिस्टल एसिनार एम्फाइसेमा भी बोलते हैं। फोर्थ है इरेगुलर एम्फाइसेमा। फिफ्थ है मिक्स्ड एम्फाइसेमा। अब हम देखते हैं सेंट्री एसिनार या फिर सेंट्री लोबुलर एम्फाइसेमा। तो इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इनिशियल इन्वॉल्वमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल दैट इज सेंट्रल पार्ट ऑफ द एसाइनस, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल होगा सबसे पहले वो इन्वॉल्व होगा, है ना। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल इन्वॉल्व होगा। अब इन्वॉल्वमेंट में क्या, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल जो है वो डायलेट हो जाएगा, उसका एनलार्जमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर है ना रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल हमें उसमें एनलार्ज दिख रहा है तो उसको हम बोल सकते हैं सेंट्री एसिनार एम्फाइसेमा। ये मोस्ट कॉमन होता है और ये क्रॉनिक स्मोकर्स में ही मिलता है, ठीक है। और initial involvement of respiratory bronchiole that is the central part of the sinus। central part of the sinus का मतलब है respiratory bronchiole और alveoli के बीच का पार्ट होता है, क्या बोलते हैं उसको हम, sinus। respiratory bronchiole और alveoli के बीच में sinus प्रेजेंट होता है, इसलिए हमने उसको बोला है central part of the sinus। अब आप इसमें देख सकते हैं डायग्राम में कि respiratory bronchiole का मतलब उसके शुरू के पार्ट का डायलिटेशन हो गया है, ठीक है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं। पैन एसिनार और पैन लोबुलर एम्फाइसेमा, इसमें सारा का सारा साइनस इन्वॉल्व होता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि इनिशियल पार्ट केस में ऊपर ही इनिशियल पार्ट इन्वॉल्व है, ठीक है, लेकिन इसमें पूरा साइनस अफेक्ट होता है, लेकिन इसमें पूरा लंग अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की वजह से। हमने शुरू से पढ़ा है कि एम्फाइसेमा में क्या हो जाता है, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। तो वो अभी हम देखेंगे कैसे हो जाती है, लेकिन ये पैन एसिनार एम्फाइसेमा में क्या होता है, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की वजह से जो एसाइनस है, ठीक है, इसमें देखिए शुरू का पार्ट इन्वॉल्व है, ठीक है, लेकिन इसमें ये पूरा इन्वॉल्व है, यूनिफॉर्मली ये मतलब सारा पोर्शन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि पूरा लंग अफेक्टेड है, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू द अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। ग्रॉसली अगर हम देखें तो इसमें जो लंग्स होते हैं वो एनलार्ज हो जाएंगे, ओवर इन्फ्लेटेड हो जाएंगे। अगर माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो ऑल पोर्शन आर डिस्टेंडेड, जैसे कि रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट, एल्विलाई, ये सब इसमें इनलार्ज हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी, ठीक है। कैपिलरी आर स्ट्रेच्ड एंड थिन, कैपिलरीज जो होंगी वो स्ट्रेच्ड होंगी, स्ट्रेच होने की वजह से वो थिन हो जाएंगी। इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो इसमें होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। अब आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं कि है ना ये पूरा का पूरा पार्ट डायलेट हो गया है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल और एल्विलाई के बीच में पूरा डायलिटेशन हो गया है, ठीक है, एनलार्जमेंट हो गया है इसका। थर्ड वन हम देखते हैं पैरासेप्टल या फिर हम कहें डिस्टल एसिनार एम्फाइसेमा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दो लोब्यूल्स के बीच में सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो सेप्टा के साइड में जो डिस्टल साइड होगी वहाँ पे डायलिटेशन हो जाएगा या फिर हम कहें इन्लार्जमेंट हो जाएगा, और जिसको हम बोलते हैं पैरासेप्टल एम्फाइसेमा। ये इसमें डिस्टल पार्ट इन्वॉल्व होता है, प्रॉक्सिमल पार्ट इसमें नॉर्मल होता है और इसमें एयर फिल्ड सिस्ट प्रेजेंट होती है, ठीक है। फोर्थ है इरेगुलर एम्फाइसेमा। इरेगुलर एम्फाइसेमा में ये मतलब इसमें कोई भी पार्ट इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। और इसमें चाहे मतलब एक साइनस इन्वॉल्व हो सकता है, मतलब या उसका पार्ट इन्वॉल्व हो सकता है या फिर पूरा लंग इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। फिफ्थ वन है मिक्स्ड एम्फाइसेमा या फिर अनक्लासिफाइड एम्फाइसेमा, ये बहुत रेयर प्रेजेंट होता है। अब हम इसकी इडियोपैथोजेनेसिस देख लेते हैं। तो सबसे कॉमनेस्ट फॉर्म सीओपीडी का क्या होता है, इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसेमा, ठीक है। तो अगर हम सीओपीडी का कॉमनेस्ट फॉर्म देखें तो उसमें क्या है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसेमा का ही कॉम्बिनेशन मिलेगा हमको। तो स्मोकिंग, सबसे पहले हम एक चीज़ मतलब दो चीज़ इसमें देखते हैं, जैसे कि एक वर्ड मिलेगा हमको प्रोटीएजेस और एक वर्ड मिलेगा हमको अल्फा-1
एंटीट्रिप्सिन। ठीक है, तो प्रोटीएजेस हम देखते हैं कि प्रोटीएजेस क्या होता है। ये प्रोटीएज अगर कहीं प्रेजेंट है, लंग में अगर प्रेजेंट है, तो क्या होगा कि ये लंग टिश्यू को डिस्ट्रॉय करता है, उसकी इलास्टिसिटी डिस्ट्रॉय करता है। मतलब क्या है कि अगर ये लंग में प्रेजेंट है तो ये लंग पैरेन्काइमा को डाइजेस्ट कर सकता है, इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसका डिस्ट्रक्शन कर सकता है। ठीक है, तो प्रोटीएज अगर उसको लंग पैरेन्काइमा को, लंग टिश्यूज़ को अगर डाइजेस्ट करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, तो उसमें क्या है कि उसकी इलास्टिसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो प्रोटीएज की होने से लंग्स की इलास्टिसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वो डिस्ट्रक्शन करता है, उसको डाइजेस्ट करता है। अब क्या है कि अगर प्रोटीएज होंगे तो लंग्स की इलास्टिसिटी डिक्रीज़ होगी, लेकिन अगर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन होगा तो वो उस इलास्टिसिटी को डिक्रीज़ नहीं होने देगा, मतलब वो प्रोटीएज को इनहिबिट करता है। ठीक है, उनको डैमेज करने से रोकता है। तो इसमें हमें यही दो चीज़ देखनी है। ठीक है, अब क्या है कि कोई पेशेंट स्मोकिंग करता है, कोई बहुत क्रोनिक स्मोकर है, चेन स्मोकर है, तो उसमें क्या होता है कि हमें पता है स्मोकिंग से स्मोक होता है, धुआं उठता है, तो उस स्मोक में ऑक्सीडेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो ऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन को। स्मोक में ऑक्सीडेंट प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीडेंट जो होते हैं वो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन को इनहिबिट करते हैं। अब जिससे क्या होगा कि है ना, अब वो इनहिबिट हो रहा है। ठीक है, अब बॉडी में अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन बन नहीं रहा, जिसकी वजह से वो कम हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, एंटी प्रोटीएजेस भी डिक्रीज़ होते चले जाते हैं। ठीक है, अब एंटीट्रिप्सिन कम हो जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है, तो वो एंटी प्रोटीएजेस भी कम होते चले जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इलास्टिक डैमेज, है ना। हमने पहले ही बताया कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीएज इनहिबिटर होता है, जिसकी वजह से जो कि इलास्टिक एक्टिविटी को मेंटेन करता है। अब एंटीट्रिप्सिन ही नहीं बचेगा तो इलास्टिक डैमेज होता मतलब हो जाएगा, जिसकी वजह से एल्वेला वॉल डिस्ट्रक्ट होंगी, उनकी इलास्टिसिटी चली जाएगी, और वो क्या कॉज करेगा, एम्फाइसेमा। अब नेक्स्ट क्या है कि वो स्मोकिंग से इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर, जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं वो इंड्यूस होते हैं। अब इन्फ्लेमेटरी सेल्स अगर इंक्रीज हो जाएंगे, इन्फ्लेमेटरी सेल्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे फैगोसाइट्स हुई, न्यूट्रोफिल्स हुई। ठीक है, तो उनका अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ होता चला जाएगा, जिसकी वजह से, और ये जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं वो है ना, डिस्ट्रक्शन एक्टिविटी को इंक्रीज़ करती हैं। तो डिस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंक्रीज़ करेंगी तो वहाँ पे मतलब वो कहाँ ही करेंगी, लंग्स में ही तो करेंगी, लंग्स में करेंगी, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में करेंगी, एल्विलर वॉल या फिर लंग पैरेन्काइमा, इन सब को डिग्रेड कर देंगी, और वहाँ पे अगर डिस्ट्रक्शन होगा तो प्रोटीएजेस का अमाउंट इंक्रीज़ होगा, प्रोटीएजेस अमाउंट इंक्रीज होगा तो इलास्टिसिटी, प्रोटीज इलास्टिक डैमेज करते हैं, तो उसकी लंग्स की इलास्टिसिटी को डैमेज पहुंचाएंगे। ठीक है, और फिर क्या कॉज करेंगे, एम्फाइसेमा। तो इनमें ना बैलेंस चलता है, अगर ये दोनों बराबर हुए, ठीक है, मतलब क्या है कि अगर एंटीट्रिप्सिन नहीं हुआ तो प्रोटीएजेस इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, प्रोटीएजेस तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से प्रोटीएजेस को वो रोक सकता है। ठीक है, तो इसमें बैलेंस चलता है प्रोटीएजेस और एंटी प्रोटीएजेस के बीच में। तो इसमें इम्बैलेंस देखने को मिलेगा एम्फाइसेमा में, जिसकी वजह से एम्फाइसेमा होता है। अब हम इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देख लेते हैं। ठीक है, तो ग्रॉसली अगर हम देखें तो वॉल्यूमिनस मिलेगी लंग हमको, पेल मिलेगी, लिटिल ब्लड मिलेगा, राउंडेड एजेस दिखेंगे। वॉल्यूमिनस इसलिए दिखेगी क्योंकि है ना, वहाँ पे एयर स्पेसेस का डायलिटेशन हो रहा है, तो लंग्स का साइज़ भी इंक्रीज़ होगा, तो लंग्स भी बड़े हुए दिखेंगे। ठीक है, तो पेल और पेल विद लिटिल ब्लड। पेल क्या है, अगर वहाँ पे है ना अमाउंट कम होगा ब्लड का, तो ऑब्वियसली जो कलर होगा वो पेल हो जाएगा, और उसके राउंडेड एजेस दिखेंगे। अगर हम एडवांस केसेस में देखें तो वहाँ पे प्लूरल बुलेई दिखेंगे। ठीक है, और वहाँ पे ब्लैब्स भी दिखेंगे। ब्लैब्स फॉर्मेशन और बुलेई हमें याद रखना है। ठीक है, जो कि हमें, अगर हमें कोई पूछता है कि बुलेई किस में मिलते हैं, तो वो हमें एम्फाइसेमा में ही मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमें याद रख लेना है। ठीक है, तो बुलेई हमें इस टाइप से मिलेंगे, ये डायग्राम हमें बना देना है। तो ब्लैब्स बल्जिंग आउटवर्ड्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लंग। अब ब्लैब्स जो होंगे वो जो लंग का सरफेस होगा उससे बाहर की तरफ निकल रहे होंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ ये ब्लैब्स हैं। बुलेई जो होते हैं वो एयर फिल्ड सिस्ट होती है, बबल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसमें मतलब एक सिस्ट होगी, एक कैविटी प्रेजेंट होगी जिसमें एयर भरी हुई होगी, और वो एक बबल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है,
बुलेई वो होते हैं जो कि है ना जो आसपास के एयर स्पेसेस जो होते हैं वो है ना रप्चर हो जाते हैं, और उनकी वजह से जो दूसरी जगह एयर जो होती है वो फिल हो जाती है, जिसकी वजह से एयर फिल्ड स्ट्रक्चर बनता है, एयर फिल्ड सिस्ट बनती है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिकली देखें तो डायलिटेशन ऑफ एयर स्पेसेस, वहाँ पे एयर स्पेसेस का डायलिटेशन मिलेगा, डिस्ट्रक्शन मिलेगा सेप्टल वॉल का, है ना, सेप्टल वॉल का डिस्ट्रक्शन मिलेगा। और इसमें कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होंगे? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्विलर डक्ट और एल्विलर सैक। क्लिनिकल फीचर हम देखेंगे तो इसमें क्या होगा कि डिस्निया होगा, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ स्लोली इंक्रीज एक्सर्शनल डिस्निया। मतलब क्या है कि उसमें कफिंग ना एकदम से शुरू नहीं हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले डिस्निया मिलेगा, मतलब हमें डिफ़िकल्टी मिलेगी, मतलब ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी बोलते हैं इसको, ब्रीदिंग इन डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सॉरी। ठीक है, तो क्या है कि डिस्निया की कंडीशन देखने को मिलेगी, जिसके बाद कफिंग शुरू होती है। रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन आर नॉट फ्रीक्वेंट, चेस्ट इज़ बैरल शेप। तो आप इसमें 6 पॉइंट देखिए। पेशेंट जो होंगे एम्फाइसेमा के, वो पिंक पफर हम उनको बोलेंगे। ठीक है, पिंक पफर क्यों बोलेंगे? देखिए, जब है ना एम्फाइसेमा में क्या होता है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, तो ब्रीदिंग अगर वो ज़्यादा करेगा तो ज़्यादा सांस लेने से ऑक्सीजन उसमें ज़्यादा आएगी, तो वो रेडिश या फिर पिंकिश अपीयरेंस हो जाती है उनकी। ठीक है, जो उनकी बॉडी होगी वो पिंकिश हो जाएगी। पफर हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि है ना ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी की वजह से उसमें रेस्पिरेटरी रेट जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से टेकिपनिया की कंडीशन होती है। इसको हम बोलेंगे पिंक पफर्स। तो 7th है इसका वेट लॉस हो जाएगा, वेट लॉस उसमें बहुत कॉमन होता है। और 8th में क्या है कि राइट हार्ट फेलियर, जिसको हम कोर पल्मोनल बोलते हैं, और इसमें हाइपर कैप्निक रेस्पिरेटरी फेलियर्स की भी कंडीशन दिख सकती है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कराने पे जैसे हम चेस्ट एक्सरे कराएंगे तो उसमें स्मॉल हार्ट दिखेगा और लंग साइज जो होगा वो बड़े हो जाएंगे, जिसकी वजह से हम उसको बोलेंगे हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स। तो चेस्ट एक्सरे कराने पर हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स दिखेंगे और हार्ट जो है वो छोटा दिखेगा। ठीक है, एक निमोनिक है जो कि है ना मुझे बताया था किसी ने, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। इसके हम क्लिनिकल फीचर्स को हम C3D2W से हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, C3 मतलब अगर हम फर्स्ट C है चेस्ट, अगर हम देखेंगे तो वो बैरल शेप हो जाएगी, और सेकंड C है वो कफ होगा, और थर्ड C का मतलब है कोर पल्मोनल। ठीक है, D2 में है तो फर्स्ट D डिस्निया हो जाएगा, सेकंड D जो होगा वो डिस्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, और डब्लू का मतलब है वेट लॉस। तो इसके क्लिनिकल फीचर्स ये हो गए हैं। ठीक है, तो हमने इसमें सारा कवर कर लिया है, इसकी इटियोपैथोजेनेसिस, इसकी डेफिनेशन, और इसके टाइप्स, और इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। तो हमारा ये एम्फाइसेमा कंप्लीट है। COPD में क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसेमा आते हैं, तो हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस सेकंड वीडियो में अपलोड करेंगे। तो अभी एम्फाइसेमा हमने अपलोड कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।